हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉर्क ऑन द करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी करंट लूप को आप प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क आपने लास्ट 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब कोई टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर आएगा तो तब वहां पे कौन सी फोर्स यूज होती है? टॉर्क यूज होती है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो, फर्स्ट केस के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर की है। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है ये, ए साइड है ये इसकी, बी साइड। ए और बी इसकी रिस्पेक्टिवली दोनों साइड्स दे रखी हैं आपको। ठीक है, और आपने इसको प्लेस कर दिया है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड है। ठीक है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड दे रखी है आपको, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है। तो क्या आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? राइट हैंड पाम रूल लगा के इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आप। देखो, फर्स्ट केस के अंदर अगर डायरेक्शन जो है करंट की इस तरह से है, तो इफ यू कैन सी माई हैंड, तो डायरेक्शन जो है करंट की उसके अंदर आप अपना थंब प्लेस करेंगे और पाम आपका नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी फोर्स जो है वो कैसी है? डाउनवर्ड लग रही है। और फोर्स किसके इक्वल होगी? आई बी एल। इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लिखा है आई बी स्मॉल बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है एम और बी के बीच में 0 है, इस वजह से यहाँ पे फोर्स जो है वो कैसा लगेगा? 0 लगेगा। देखो कैसे, तो इसी तरह से अगर हम इस साइड में फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो कैसे निकलेगा? इस डायरेक्शन के अंदर करंट है। ठीक है, तो थंब जो है वो इस तरह से आपने प्लेस किया और पाम आपका इस साइड में क्या कर रहा है? पुश कर रहा है आपका पाम जो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हुई है? इस डायरेक्शन में हुई है। सिमिलरली ये नेट फोर्स इसकी ऊपर की तरफ आएगी और इसकी राइट हैंड साइड में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर हमने बनाई फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेट फोर्स फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे इसकी नेट फोर्स बनी आई बी ए, आई बी बी, आई बी ए एंड आई बी बी। अब आपको मोमेंट, डायपोल मोमेंट का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे? तब मोमेंट एम का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एम। ठीक है, तो देखो ये भी इनवर्ड आएगी, तो दोनों जो है वो कैसी हैं? इनवर्ड फील्ड्स हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है एंगल जो है एम और बी के बीच में कैसा है? 0 है। तो नेट फोर्स जो है इसके ऊपर कैसी होगी? 0 होगी। नेट फोर्स कैसे 0 होगी? देखो, जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी ही फोर्स इधर लग रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट। हियर इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स हमें नहीं मिल रही है। अगर फोर्स नहीं मिल रही है तो टॉर्क भी नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क भी कैसा होगा? 0 होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर एफ नेट की वैल्यू भी 0 आई है और टॉर्क नेट की वैल्यू भी 0 आई है। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, व्हेन लूप इज रोटेटेड बाय थीटा। जब हमने रोटेट कर दिया है इसको, ठीक है, कुछ एंगल थीटा के साथ इसको क्या कर दिया है? रोटेट कर दिया। देखो, पहले इस तरह से था इसका ऊपर वाला साइड, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो थीटा एंगल से हमने इस लूप को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। मतलब आप समझ पाए तो देखो, पहले ये लूप इस तरह से थी। ठीक है, अब ये लूप कैसी हो गई है? इस तरह से हो गई है, टिल्टेड। पहले बिल्कुल कैसी थी? ये प्लेन में थी, इस तरह से सीधी। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया एट थीटा एंगल। तो होपफुली आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन फिर से क्या होगी? वही रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो इधर एक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, सिमिलरली नीचे की तरफ उतनी ही फोर्स लगेगी। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में लगेगी राइट में और एक राइट डायरेक्शन में और एक लेफ्ट में। ठीक है, आई बी ए, उसी तरह से आपने इसकी फोर्सेस की डायरेक्शन
फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन अब भी कैसी है, इनवर्ड है। तो देखो इस बार जो m है, m की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। तो m की डायरेक्शन आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपके थंब जो है वो पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ एंगल बनेगा। अब ये थंब जो है आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो एम भी जो है वो थीटा एंगल से घूमेगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको रोटेट करवाया तो एम की डायरेक्शन भी क्या कर गई है, रोटेट कर गई है उसके साथ। तो दोनों के अंदर एंगल कितना है, थीटा फॉर्म हो जाएगा इस बार। पहले इनके बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा था, 0 डिग्री। तो इस बार एम और बी के बीच में एंगल कितना फॉर्म करेगा, थीटा। ठीक है, इस बार ये देखो एफ नेट की वैल्यू फिर से क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी, क्योंकि नेट फोर्स जो है फिर से हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। लेकिन इस बार टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कैसे 0 नहीं होगी, देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि उसी लाइन पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्ट कर रही है, किस डायरेक्शन के अंदर, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। लेकिन इस बार इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये एक लाइन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार पहले क्या हो रहा था, पहले तो ऐसे था। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही थी, 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 और वो आपस में सब क्या कर रही थी, एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। लेकिन इस बार क्या है, ये फोर्सेस तो इसी तरह से एक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है ना, जिसे सपोज ये मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे एक्ट कर रही है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट हमें 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब इसको आप टर्न करेंगे बाय एंगल थीटा तो देयर वुड बी टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क होगा किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, सो टॉर्क नेट जो है वो 0 नहीं होगा ड्यू टू दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एज नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो देखो अब आपको टॉर्क निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप टॉर्क। आप ये तो समझ पाए हैं ना कि पहले इस तरह से हमने इसको प्लेस किया था। ये सिर्फ मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया उसका, जो आपको ऊपर वाला उसका एक साइड नजर आएगी ये वाली। ठीक है, उसकी जो ऊपर वाली एक साइड नजर आएगी जैसे ये टॉप है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे पहले सिचुएशन ये थी। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन ये होगी है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर वाली साइड ही नजर आएगी ना, ये वाली टॉप। ठीक है, तो यही बना हुआ है। पहले ऐसे था, तो जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो उसके अंदर थीटा एंगल से ये क्या कर दिया, हमने इसके अंदर रोटेशन कर दिया। ठीक है, इस पूरी साइड की जो साइड की अगर हम बात करें तो कितनी साइड थी, ये बी थी। तो बी थी तो हम सेंटर ऑफ पॉइंट से अगर देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, b/2, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, b/2। ठीक है, जब आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो फोर्सेस तो ऐसे एक्ट करेंगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, एक फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो कंपोनेंट में अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये वाली साइड कौन सी होगी, b/2 cos थीटा, और ये वाली साइड कौन सी होगी, b/2 sin थीटा। सिमिलरली ये वाली साइड कौन सी होगी, b/2 cos थीटा, एंड दिस इज b/2 sin थीटा। cos थीटा कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ जरूरत किसकी है, एक्चुअल में इसी की जरूरत है, क्योंकि जब हमें टॉर्क निकालना होता है तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको क्या चाहिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हमें सिर्फ साइन कंपोनेंट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखो अगर आपको नेट टॉर्क निकालना है तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक इसकी वजह से टॉर्क होगा और एक इसकी वजह से, क्योंकि दो फोर्सेज एक्ट कर रही है ना। इस तरह से आपने प्लेस किया और उसको इस तरह से घुमा दिया। तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 F2 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, या फिर F लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b/2 साइन थीटा एंड b/2 साइन थीटा, दोनों को ऐड कर दिया तो 2fb साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टॉर्क नेट जो है वो क्या मिल गया, IB/AB साइन थीटा, ठीक है। तो उसके बाद टॉर्क देखो यहां से क्या आ गया, I एज इट इज, B एज इट इज, ठीक है। तो AB क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है यहाँ पे रेक्टेंगुलर केस में, तो ये क्या है, एरिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A एरिया वेक्टर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क नेट की अगर हम बात करें, देखो M जो है वो किसके इक्वल होगा, आप इसको मोमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो I इंटू एरिया वेक्टर, तो I इंटू एरिया वेक्टर को यहाँ पे क्या लिख दिया, M लिख दिया, MB साइन थीटा। तो टॉर्क नेट जो है वो किसके इक्वल आ गया, M क्रॉस B के, क्योंकि M क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, MB साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क नेट जो है वो किसके इक्वल आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क नेट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आई, M क्रॉस B आ गई है। तो यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि टॉर्क नेट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब हम साइन की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, तो वो कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ से M और B जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमें टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और अगर मिनिमम की बात हो तो उनके बीच में एंगल 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है। तो टॉर्क हमेशा कैसा मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा, मतलब या तो M और B पैरेलल होने चाहिए या फिर M और B एंटी पैरेलल होने चाहिए। तो उसी केस के अंदर टॉर्क की वैल्यू 0 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और इसको 1-2 बार देखें। अगर आपको वीडियोस में समझ नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट में दिक्कत है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप एक बार आपको समझ नहीं आया, आप दूसरी बार समझने की कोशिश करें। थैंक यू।